क्या आप भी नीट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ बायोलॉजी पढ़ने का जिसे टॉपर भी फॉलो करते हैं एंड टॉपर इस चीज को ऐसे पढ़ते हैं जिससे हर एक चैप्टर बायोलॉजी का अच्छे से उनका कंप्लीट हो जाता है, रिवाइज हो जाता है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है। और जब नीट में उस चैप्टर से कोई से भी क्वेश्चन आता है तो उसे इजीली वो बना लेते हैं एंड वो सारे के सारे टिप्स मैंने अच्छे से एनालिस किया है एंड मैं खुद उसे फॉलो करना शुरू किया हूँ एंड यकीन मानिए उसका रिजल्ट मुझे भी काफी अच्छा मिला है। सोचा मैंने क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना लिया जाए एंड वो सारे टिप्स एंड ट्रिक को मैंने 5 यहाँ पर सिंपल पॉइंट में यहाँ पर बनाए हुए हैं। वो सारे 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपना चैप्टर काफी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो एंड साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप नीट में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपने ये ट्रिक फॉलो किया तो आपके नीट एग्जाम में 300 प्लस आराम से आ जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो से पहले मैंने नीट के रिलेटेड 2 वीडियो और अपलोड कर रखी है अपने चैनल में, जिसमें पहला वीडियो में आपको बताया था नीट क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने उसका पूरा सिलेबस बताया था कि कौन-कौन से चैप्टर्स एंड टॉपिक हमारे सिलेबस में है, नीट के सिलेबस में हिंदी मीडियम के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो एंड आगे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक आने वाले हैं नीट के रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रख लेना। एंड जो भी यहाँ पास नीट एस्पिरेंट है, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं नीट की पढ़ाई, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्पफुल यहाँ पर हमारा चैनल होने वाला है। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को क्लिक करके रखना क्योंकि काफ़ी सारे बिगेस्ट यहाँ पास कंटेंट आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेन टॉपिक हमारा है बायोलॉजी के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टिप्स एंड ट्रिक। नीट बायोलॉजी के अंदर 300 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपने स्किप किया तो आपके जो सपना है 300 प्लस मार्क्स लाने का, वो एक सपना ही रह जाएगा। मैं अगर बोलूँ तो एनसीईआरटी अगर आपने स्किप किया ना तो आपके 20 मार्क्स भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तो अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। एंड देखो, सबसे पहले अगर आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है, आप जैसे ही कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, उसका ओवरव्यू आपको लेना है 5 मिनट के अंदर में। आपको ये जानना है कि उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, उस चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो 5 मिनट के अंदर आपको करनी है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, 5 मिनट अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो ना तो आपका वो चैप्टर है ना उसके 20% तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। मतलब उस चैप्टर का 20% आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ आप 5 मिनट के अंदर में। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, एनसीईआरटी बुक उठाना, उसके बगल में एक बॉक्स दिया होता है जिस बॉक्स में बहुत सारे टॉपिक के नेम दिए होते हैं जो कि आपके चैप्टर के अंदर के मेन टॉपिक होते हैं। वही टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट करता है। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक उठाना है और उसे एआई या किसी गूगल वगैरह में डाल देना है। उसके बाद आपको उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ बस मैं बोल रहा हूँ कि डीपली आपको नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से आपको समझना है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, उस टॉपिक के बारे में बस आपको समझना है। उसका मीनिंग समझ लो या उसके बारे में उसका जो प्रकार वगैरह है वो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। इससे होगा ये कि आपका जो 20% पार्ट है ना चैप्टर का, वो आपको पता चल जाएगा, उसका पूरा ओवर भी मिल जाएगा कि आखिर उस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो ये चीजें करके आप अच्छे से यहाँ पर समझ पाओगे उस चैप्टर में क्या है। एंड सेकंड चीज आपको करना है, वो पूरा जो बुक है ना आपको पलट पलट के देखना है। उसके मेन हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, उसके डायग्राम हो गया, वो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एक बार रीड करना है। इससे आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर में है क्या। तो ये दो चीजें हैं। सबसे पहले आपको एआई या गूगल का यूज करना है उस चैप्टर के बारे में समझने के लिए, उसका ओवरव्यू लेने के लिए। सेकंड, आपको एनसीईआरटी के हर हेडिंग एंड सब हेडिंग को यहाँ पर अच्छे से देखना है, प्लस डायग्राम को भी देखना है क्योंकि डायग्राम से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये चीजें करनी है एंड 5 मिनट के अंदर में आपका 20% तैयार हो जाएगा उस चैप्टर का। एंड सेकंड, चलो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। किसी चैप्टर का 5 मिनट में ओवरव्यू लेने के बाद आपको चैप्टर स्टार्ट करना है। अब जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो काफी लोग ये करते हैं, डायरेक्ट उसका एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको करनी है लेक्चर लेनी है, क्लासेस लेनी है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना शुरू करना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और उसे समझने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लास के अंदर से आएगा। तो आप ऑफलाइन वाले हो या ऑनलाइन वाले हो, आपको सबसे पहले क्लास लेना है, देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है वो रीड करना शुरू करना है। अब यहाँ पर से एक और गलती नहीं करनी है, आपको एक दिन के अंदर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी का। आपको क्या करना है, 2 से 3 पेज या जो चैप्टर है उसका 25% आपको एक दिन के अंदर कंप्लीट करना है। ऐसा से होगा ये कि आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से होगा और आपको थोड़ा थोड़ा समझ आते जाएगा। पूरा आप पढ़ते हो तो आपका जो माइंड है वही यहाँ पर खराब हो जाएगा। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझ तो आया रहेगा, बट फिर भी आपका माइंड काम करना बंद हो जाएगा। इससे आप जो पढ़े हो वो भी भूल सकते हो। तो टाइम वेस्ट ना करना है, तो
तो आपको क्या करना है, एक दिन के अंदर 25% जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उस चैप्टर का पेज देख लो, उसके बाद डिवाइड कर लो, उसके बाद आपको पढ़ना है। कितना आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको लेक्चर लेना है, जो भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो है वो रीड करना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। एंड देखो यहाँ पर बहुत लोग ये करते हैं कि जो नोट्स होता है ना, वो क्लास का पूरा कॉपी कर लेते हैं। मैं भी ये करता था शुरुआत में, जब स्टार्ट किया था पढ़ाई अपने नीट का 1 से 1.5 साल पहले, तो मैं भी यही करता था। जो भी क्लास में मुझे बताया जाता था ऑनलाइन क्लास में, तो मैं वो सारी चीज़ नोट कर देता है। इससे होता ये था कि मेरा जो नोट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता था, और जब मैं रिवाइज करने जाता था तो भाई इतने ज़्यादा मोटे नोट्स को वही रिवाइज कर सकता है। मतलब टेस्ट अगर जब टाइम आता था ना, तो यहाँ पास टाइम नहीं मिलता था नोट्स को रिवाइज करने का। इतने लंबे लंबे, इतने मोटे मोटे नोट्स, भाई एक चैप्टर के 10 से 20 पेज का नोट्स होता था, तो उसे रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी। और ऐसे ऐसे चीज़ मैंने उसमें डाल रखे थे ना, मतलब जीके हो गया, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, तो भाई वो चीज़ें आपको नहीं डालनी है। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखो आपको यहाँ पास मैं बोलूँ बायोलॉजी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, आपको लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है। आपको जो एक्स्ट्रा जीके हो गया, आउट ऑफ सिलेबस के पार्ट हो गए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है अपने नोट्स के अंदर में। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने दोस्तों को बताने के लिए या कुछ चीज़ें जो कि अच्छी लगती है हमें, वो चीज़ें हम नोट कर लेते हैं। उससे होगा ये कि फालतू की चीज़ें हम यहाँ पास भर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, जो कि काम बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। आप एक डॉक्टर बनने वाले हो, तो भाई आपको ना, मतलब हम लोग ये सोचते हैं हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें सब चीज़ आना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। ये जो है ना नीट के एग्जाम, वो एक कॉलेज के एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्जाम होता है ये, ठीक है। ये नहीं कि आप इसको पढ़ के आप सीधा डॉक्टर बन जाओगे। इसी के बाद आपका अगला पड़ाव जो होता है वो स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। नीट से ज़्यादा टफ एमबीबीएस का जो कॉलेज होता है वो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा चीज़ यहाँ पास पढ़ लेना है, सारे ज्ञान नहीं बनना है भाई। 11वीं 12वीं का ही सिलेबस है जो नीट में आने वाला है, बस वही चीज़ आपको पढ़नी है। एक्स्ट्रा जीके आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये आप अच्छे से याद रखो। और नोट्स में तो बिल्कुल भी ऐड मत करना, लॉन्ग नोट्स बनाना यहाँ पास बंद कर दो। मैं बोलूँगा शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है, एक A4 पेपर ले लेना, A4 साइज़ का जो पेपर होता है, और उसमें अपना जो भी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने के बाद, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। जैसे आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे नोट्स बनाना है, उसके ऊपर अलग से मैं डिटेल वीडियो बनाने रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। मैंने भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, बगल में आपको दिखा दूँगा। वैसे मेरे सारे शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम में देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। एंड सेकंड जो है, मतलब देखो आप जैसे एनसीईआरटी उठाते हो ना, तो एनसीईआरटी के बगल में कोई कोई से भी चैप्टर उठाते हो, उसके बगल में आपको खाली स्केप देखने को मिलेगा, सो स्पेस देखने को मिलेगा। उसमें आपको स्टिकी नोट्स यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आपको देख सकते हो मैंने यहाँ पास लगाया हुआ है। स्टिकी नोट्स में आपको वो चीज़ें लिखनी है जो कि एक पेपर में होता है, मतलब कि पूरा पेज जो होता है ना, एनसीईआरटी का एक पेज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। आपको उसके मेन चीज़ों को देखना है, और वो सारी मेन चीज़ों को एक छोटे से पेपर में साइड में आपको लगा लेना है। इससे होगा ये, जब आप दोबारा-तिबारा रिवाइज़ करोगे ना, तो पूरा पेज पढ़ने की जगह आप डायरेक्ट वो छोटा-सा पेज पढ़ोगे, जिससे आपका जो टाइम है ना, वो बहुत ही बहुत बचेगा। तो आपको ये चीज़ें करनी है, स्मार्ट वर्क करनी है, तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। एंड कई बार होता है कि डायग्राम समझ नहीं आता है एनसीईआरटी का, तो आपको क्या करना है, खुद का डायग्राम कोई पेज में बना लो और उसे एनसीईआरटी में चिपका लो। इससे होगा ये कि आपका जितना भी चीज़ है ना, जितना भी स्टडी मटेरियल है, वो एनसीईआरटी के अंदर में ही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका भगवद गीता है, यही आपका बाइबल है, तो भाई इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें डाल दो, ठीक है। जितना भी चीज़ें आपको उसमें डाल देना है, जितने भी शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो एनसीईआरटी के अंदर ही बना लो, मैं बोलूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी एक बुक है, उसके अंदर आपका सारा चीज़ रहेगा, तो आपको अलग चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से एनसीईआरटी उठाओ और उसे पढ़ना शुरू करो। ये चीज़ें आपको करनी है। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने का अलग से मैं वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट कर देना, सो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा। चलो बढ़ते हैं आगे टिप्स की तरफ। अगला एनसीईआरटी को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना, स्मार्ट तरीके से उसे हाइलाइट करना। काफ़ी लोग ये करते हैं, काफ़ी सारे कलर के हाइलाइटर ले लेते हैं, उसे हाइलाइट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से सिर्फ़ आपका जो एनसीईआरटी है ना, वो रंगीन दिखेगा और कुछ नहीं होने वाला। इससे आपका मन में ऐसा नहीं है कि आप वो जो हाइलाइट किया वो याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं वाला है। ये सिर्फ़ मन की संतुष्टि है, और जब दोस्त या परिवार वाले देखते हैं तो लगता है भाई ये तो भाई क्या ही तो टॉपर है, इसने तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रखी है। भाई रियलिटी ऐसी है ना कि आपने जो हाइलाइट किया है वो आपको याद नहीं हुआ है, वो सिर्फ़ आपकी मन की संतुष्टि है। तो आपको क्या करना है, वो चीज़ें हाइलाइट नहीं करनी है जो कि भाई आपको अच्छी लगती है। मतलब कि हम ये करते हैं ना, ये लाइन हमें अच्छी लग रही है तो हम हाइलाइट कर देते हैं। भाई ये चीज़ें भाई बेकार की चीज़ें है, आपको हाइलाइट नहीं करना है। क्यों, देखो मैं आपको बताऊँ ना, एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ़ पेज नंबर छोड़ के आपको सारी चीज़ें यहाँ पास रट लेनी है, याद कर लेनी है। नीट में ना अब एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर आएगा भी तो 1 से 2% ही चीज़ें बाहर आएगी, फिर बाकी बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाली है। तो एनसीईआरटी के पेज को ही छोड़ के आपको सारी चीज़ अच्छे से पढ़नी है, डायग्राम वगैरह सारी
सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अंडरलाइन हाइलाइट करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको यहाँ पर जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, वो आपको हाइलाइट नहीं करनी है। वो चीज़ें भी हाइलाइट नहीं करनी है जो कि आपने टीचर ने बताई है। टीचर बोलते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप हाइलाइट कर लेते हो। भाई हाइलाइट करने से मतलब ही नहीं है, पूरा एनसीईआरटी है इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ ये होता है हम ना क्या करते हैं कलर, वही मैंने जो बताया कि भाई अपना जो एनसीईआरटी है वो मन की संतुष्टि के लिए कलर कर देते हैं और अच्छा लगने लगता है। भाई ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको क्या करनी है, जो पीवाईक्यू है ना, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन, वो आपको हाइलाइट करना है। इससे होगा ये आपको पता चलेगा इस पॉइंट से, इस पैराग्राफ से इतने सारे चीज़ें पूछी गई है। मतलब आपको अगला जो एग्ज़ाम है उसमें इम्पोर्टेंस पता चलेगा, आपको क्वेश्चन पता चलेगा कि इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। जिससे ज़्यादा पूछा गया है उसका वेटेज भी ज़्यादा हो जाता है, इससे आपको वेटेज का पता चलेगा। तो आपको पीवाईक्यू जो है वो हाइलाइट करना है। एंड पीवाईक्यू आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, मैंने भी ये सारी चीज़ें हाइलाइट कर रखी है। आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन में लगा देता हूँ। मैंने जितने भी पीवाईक्यू है ना, वो सारे के सारे हाइलाइट किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था, ढूँढा था। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पास हाइलाइट की है। इससे मुझे वेटेज का पता चलता है कि इस पैराग्राफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती है, वो सारे के सारी चीज़ें मैंने हाइलाइट कर रखी है। टेलीग्राम में मैं इसका पूरा पीडीएफ जो है अपलोड कर दूँगा खींच के, तो आप जाके देख लेना। एंड सेकंड चीज़ जो कि आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट वो जो आपको याद नहीं रहा है, मतलब आप भूल जा रहे हो बार-बार, ठीक है? वो चीज़ आपको हाइलाइट करनी है। जैसे कि मैं बोला कि वो चीज़ आपको हाइलाइट नहीं करनी है जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, वो चीज़ें जो टीचर बताए वो भी हाइलाइट नहीं करनी है और रंगीन करने के लिए तो बिल्कुल भी हाइलाइट नहीं करनी है, ठीक है? आपको सिर्फ़ स्मार्ट वर्क करना है, पीवाईक्यू हाइलाइट करना है और वो चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है बट आप याद नहीं रख पा रहे हो, आपसे भूल जा रहे हो बार-बार, वो चीज़ आपको हाइलाइट करनी है। एंड और स्मार्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आपको पहली बार जब रीडिंग करते हो ना तो आपको हाइलाइट नहीं करना है, सेकंड बार में भी आपको हाइलाइट नहीं करना है, आपको थर्ड बार में यहाँ पास हाइलाइट करना है। इससे आपको वेटेज पता चलेगा और आपको इम्पोर्टेंट पता चलेगा। कई बार होता है कि जब हम हाइलाइट करते हैं तो शुरुआत में तो इम्पोर्टेंट लगता है, बट बाद में पता चलता है भाई ये तो इम्पोर्टेंट था ही नहीं। तो ऐसे में आपने तो हाइलाइट कर लिया है, तो अब क्या? मतलब हाइलाइट इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो नज़र है ना, वो डायरेक्ट पहुँच जाए उस लाइन पे, इसलिए आपको हाइलाइट किया जाता है। तो आपको फालतू चीज़ें हाइलाइट नहीं करनी भाई, पूरा यहाँ पास एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सब पढ़ना है। बस आपको पीवाईक्यू हो गया और जो कि आप नहीं याद कर पा रहे हो, वो चीज़ आपको हाइलाइट करनी है। एंड बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने 5 मिनट यहाँ पास ओवरव्यू लिया था। ओवरव्यू लेने के बाद आपने चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर कैसे स्टार्ट किया था? लेक्चर से। लेक्चर आपने ऑफलाइन लिया था, ऑनलाइन लिया था, वो मैटर नहीं करता। आपने पहले लेक्चर लिया, फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीड किया, उसके बाद आपने नोट्स बनाया। देन उसके बाद आपने हाइलाइट किया। नोट्स बनाने के बाद जो भी इम्पोर्टेंट है और जो पीवाईक्यू में आए, वो सारी चीज़ें आपने हाइलाइट कर लिया। ऐसे करने के बाद आपका पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पास कंप्लीट हो गया। एंड लास्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आपको वेटेज का पता चलेगा। और देखो, मैं आपको बताऊँ ना, एनसीईआरटी पढ़ने से ये नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें आ जाती है। आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ लिया ना, फिर भी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि अपना जो नीट है ना, उसने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले थ्योरी का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता था, डाटा पूछ लिया जाता था कि भाई सबसे बड़ा बिगेस्ट सेल कौन-सा है, कोशिका कौन-सा है, ये चीज़ें पूछी जाती थी। बट अब क्या होता है, पुट वाले क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसमें से कौन-सा सही होता है, बहुत सारे लाइन दिए जाएँगे। भाई लंबा-लंबा होता है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरी होता है, लेंथी होता है। आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। आपको भी स्मार्ट वर्क करना है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका ये जो क्वेश्चन है वो नहीं बन पाएगा। आप स्पीड मैच नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप टाइम लगाते हो, तो आपका जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको 1 क्वेश्चन जो है बनाना होता है। तो आपको ये स्मार्ट वर्क करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से फास्ट रीड कर सकते हो और अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें हो पाएगी। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? आपको जो पीवाईक्यू है ना, वो आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है? साथ ही आप कोचिंग जो मॉड्यूल है आपके पास, वो चीज़ें आप लगा सकते हो। उसके साथ ही साथ आप बहुत सारे रेफरेंस बुक आते हैं, बहुत सारे फिंगर टिप वगैरह आते हैं, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपको पसंद है, मैं यहाँ पास प्रचार-वचार नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जो चीज़ें पसंद है वो आप कर सकते हो। वैसे अगर आपको बुक के रिलेटेड बात करनी है कि नीट के लिए क्या-क्या बुक हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूँगा। आप सिंपल से एक कमेंट कर देना, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। एंड आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसे चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि नोट करने के बाद आपका जो प्लान है ना, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। एंड चाहोगे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो। बट ये 5 ईज़ी-ईज़ी स्टेप मैंने बताया था, इसे अगर आप करते हो ना, तो काफ़ी अच्छे से आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे जितने भी क्वेश्चन आएँगे इस चैप्टर से, आपके बन जाएँगे। एंड यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रिक है, इसे आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी न्यू नीट एस्पिरेंट है, मैंने पहले ही बोला था, आप इस चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे-अच्छे टिप्स देखने के लिए मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।